पति ने लोनी में तो पत्नी ने गोकुलपुरी में आत्महत्या की। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी भी फांसी पर लटकी। दोनों के बीच अक्सर होता था झगड़ा। 1 साल की बच्ची अनाथ। ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत। आपका पूर्व पार्षद मुस्तफाबाद से लड़ रहा है चुनाव। ओवैसी की पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। सीलमपुर में नाबालिग पर गोली चलाने की घटना। पीड़ित अस्पताल में है भर्ती। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की टीम। पिछले कई सालों से एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स। टीचर्स ने सरकार से की स्थायी नौकरी की मांग। छुट्टी के दिनों में वेतन न मिलने से बढ़ी आर्थिक समस्याएं। खुरेजी इलाके में गुरुचरण सिंह राजू ने की पदयात्रा। बीजेपी और आप पर लगाए इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप। पदयात्रा में कांग्रेस प्रत्याशी ने जनता से किया विकास का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। गाजियाबाद की जवाहर नगर कॉलोनी में पिछले 2 साल से किराए पर रह रहे पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। पत्नी ने गाजियाबाद के लोनी के घर में आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति की मौत की जानकारी मिलने पर अपने मायके के दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में खाली पड़े एक कैंपस में जान दे दी। स्थानीय लोगों ने जब इस घटना की जानकारी दी तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद दोनों की 1 साल की बच्ची इस दुनिया में अकेली रह गई है। SHO लोनी ने बताया कि पति ने भी अपने घर पर आत्महत्या कर ली है क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और वह घर से चली गई थी। दोनों के शरीर पर किसी और चोट के निशान नहीं है। दोनों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। पहले पति ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को थाना ज्योतिनगर में सूचना मिली कि लोनी गोल चक्कर के पास खाली पड़ी जमीन पर एक महिला ने बिजली के खंभे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30 साल है खंबे से लटकी मिली। महिला की पहचान शिवानी के रूप में हुई जो लोनी जवाहर नगर के विजय प्रताप चौहान की रहने वाली थी। पुलिस ने लोनी पुलिस से पड़ताल की तो पता चला कि कुछ देर पहले ही उसके पति विजय प्रताप ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। विजय के पड़ोसियों का कहना है कि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दंपति के बीच विवाद की असली वजह क्या थी। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन से कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए हैं। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। उन्हें AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब उनकी इस याचिका पर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा 13 जनवरी को सुनवाई करेंगी। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2024 को IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था। अब नई याचिका दायर करके ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील तारा नरुल्ला ने कहा कि इस मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है और अभियोजन पक्ष के 114 गवाहों में से अब तक 20 गवाहों का परीक्षण किया गया है। ऐसे में ट्रायल जल्द पूरी होने की उम्मीद नहीं है, जबकि ताहिर हुसैन 4 साल 9 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यमुना पार के बड़े हिस्से में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। दंगों में पुलिस ने IB अधिकारी अंकित शर्मा का शव बरामद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि उनके शरीर पर 51 धारदार हथियारों से वार किए गए थे। इस केस की जांच 28 फरवरी 2020 को क्राइम ब्रांच की SIT को सौंप दी गई। जांच में मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर और उसके आसपास के इलाके में मलबा, पत्थर, ईंट, टूटी बोतलें, बुलेट और कुछ जली हुई चीजें मिली। ताहिर हुसैन के मकान का इस्तेमाल दंगाइयों ने ईंट और पत्थरबाजी करने के लिए किया था। ताहिर हुसैन के घर की तीसरी मंजिल की छत पर गुलेल, पत्थर, पेट्रोल की बोतलें मिली थी।
थाना सीलमपुर के बी ब्लॉक वेलकम में आज इलाके में गोली चलने की सूचना मिली। जांच में पता चला है कि पीड़ित 15 साल के नाबालिग लड़के को उसके पिता द्वारा पहले ही जेपीसी अस्पताल ले जाया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 जनवरी की रात लगभग 11:30 पर वह अपनी गली में खड़ा था, तभी एक व्यक्ति ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। गाली देने का विरोध करने पर आरोपी ने उस पर गोली चला दी, जो उसके सीधे पैर में लगी। घटना के बाद पीड़ित गिर पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। थाना सीलमपुर में बीएनएस और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसे गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। अरे मैं वहाँ पे होटल के सामने खड़ा हुआ था, अपने होटल के बराबर में खड़ा हो गया। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे अपने एक दूसरे से, मेरे भाई था, हम मजाक कर रहे थे। मजाक करते करते वो अब्दुल्ला आया, उन्हें एकदम से पैर में गोली मारी, फिर पूरे बीवी लोग में गोली मारता चला गया। बड़े छोटे भी नहीं थे, वो अच्छे खासे बड़े हैं। ये यहाँ पे नहीं हुआ, ये गली नंबर 5 में करदमपुरी में हुआ है, कारखाने में, जींस का कारखाना है, वहाँ पे हुआ है। ये आपस में ही कोई पी खा के लड़ रहे थे और ये मोबाइल के ऊपर हुआ कोई, और एक जो तीसरे बच्चे के लगी है वो बीच बिचाव में लगी है उसके, और वहाँ से भागता भागता आया तो यहाँ गिरा है इस दुकान पे। अब्दुल्ला राइडर का नाम है ये। अब्दुल्ला राइडर वो बच्चा बतला रहा है, जो वो है वो हमारा भतीजा है, वो बतला रहा है अब्दुल्ला राइडर है गोली चलाने वाला, और उसके साथ कौन कौन थे वो वही बतला सकता है। वजह क्या रही होगी भाई साहब? और किसी का नाम नहीं पता है। वजह क्या रही होगी? वजह कुछ नहीं रही है, वो तो नाबालिग बच्चा है, 15 साढ़े 15 साल का बच्चा है, उसके क्या वजह रही होगी। वो ऐसी कोई वो नहीं है दुश्मनी वाली या कोई ऐसी वो नहीं है। नहीं, जानकारी देखिए, जो बच्चे से बात हुई थी उन्होंने बताया कि उससे पैसे मांगे गए और 3 से 4 बदमाश बताए जा रहे हैं वो, और तो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अंधाधुंध गोलियां चलाई, एक गोली उसके अंग के लग गई है, इतनी बात मालूम है। कौन है बस अब्दुल्ला राइडर का पता है, बाकी जो है और वो बच्चा ही बतला सकता है देख के। तबीयत कैसी है भाई साहब उस बच्चे की अभी? तबीयत तो अब जाके वहाँ पता चलेगी जी, जीटीबी रेफर कर दिया उसे। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स लंबे समय से सैलरी को लेकर परेशान हैं। टीचर्स का कहना है कि पिछले कई सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है और वे आज भी डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिनों में उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। गेस्ट टीचर्स ने प्रशासन से स्थायी नौकरी की मांग की है, लेकिन उनकी यह मांग अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। वहीं एमसीडी स्कूलों के टीचर्स भी सैलरी न मिलने से परेशान है। टीचर्स का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिना सैलरी के घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा स्थायी नौकरी और बेहतर वेतन के वादों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पिछले कई सालों से गेस्ट टीचर्स की सैलरी का जो 1 रुपया भी वेतन वृद्धि के नाम पर बढ़ाया नहीं है। इतनी महंगाई में जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। पिछले 10 साल से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी आज तक कई बार वादा करने के बाद भी सरकार ने इनको पक्का नहीं किया है। हर समय नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे कठिन हालात में गेस्ट टीचर्स मजबूर हो गए हैं कि वो सड़क पर उतरें और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। इस अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। मजबूरन विद्यालय में पढ़ाई का कार्य छोड़कर गेस्ट टीचर्स को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार कोई भी बात सुनने को या मानने को या बात करने को ही तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो 7 साल से नहीं बढ़ी है। ये बड़ा निंदनीय है और बड़ी दुखद बात है कि दिल्ली के अंदर और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और सैलरी उनकी इंक्रीज नहीं हुई है। पिछले लंबे 7 साल से अतिथि शिक्षक इंतजार में है कि उनकी सैलरी कब बढ़े, उनकी पोस्ट को फिक्स कब किया जाए, उनकी पॉलिसी कब बने। केजरीवाल सरकार और बीजेपी सरकार दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये काम हमारे अधीन क्षेत्र में नहीं आता, ये कार्य हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक दोनों जिम्मेवार हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार से प्रार्थना करेंगे और एलजी साहब से भी कि जल्दी से जल्दी एक पॉलिसी बनाकर अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जाए, पक्का किया जाए और उनकी सैलरी जो 7 सालों से नहीं बढ़ी है उस सैलरी को बढ़ाया जाए।
पूर्वी दिल्ली के खुरेजी इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू ने पदयात्रा कर जनता से मुलाकात की। उन्होंने संवाददाता से बातचीत में आरोप लगाया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र का बंटाधार कर दिया है। उनका कहना है कि इलाके में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और सड़कों की हालत बदतर है। पदयात्रा के दौरान स्थानीय निवासियों से बातचीत में उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा प्रशासन पहले कभी नहीं देखा। निवासियों ने बताया कि इलाके में सुविधाओं की भारी कमी है और इस बार वे बदलाव के पक्ष में हैं। गुरुचरण सिंह राजू ने वादा किया कि अगर जनता का समर्थन मिला और वह कृष्णनगर से जीतते हैं तो क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेंगे। उनका कहना है कि वह सफाई व्यवस्था, सड़क मरम्मत और जनता की अन्य समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। सर, मुख्य समस्या टूटी सड़कें, पानी गंदा, सीवर जाम, नालियाँ बंद, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ हाल बेहाल है, कुछ नहीं है यहाँ पर धरातल पे। सब जो सीधा डिसीजन 15 साल में काम किए थे सब जीरो कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं चल रहा। देखिए आप यहाँ पर ऐसा चलिए, मैं दिखाता हूँ सड़कों का हाल क्या है। कूड़े ढेर लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लोग फोन करते रहते हैं, कोई कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता। बुरा हाल कर रखा है भैया यहाँ पर। मैं यही कहा, पानी गंदा आता है, तारों का जाल बिछा हुआ है, पानी बदबूदार आ रहा है, लोग कुल्ला भी नहीं कर पाते, सुबह पुरुष भी नहीं कर पाते। अपने घर से पानी टंकी मंगाते हैं, वाली मंगा के, तो उसके मुझसे मंगाए लोग पैसे पानी मंगा पी रहे हैं लोग। आज आप खुरेजी में पहुंचे हैं, तो ये पदयात्रा कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होगी? फिर ये यात्रा यहाँ से शुरू होकर तो खुरेजी तक चलेगी। ये अभी 3 घंटे की यात्रा यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लायर अमित शाह को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से लगभग 211 ग्राम स्मैक बरामद की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपी बरेली उत्तर प्रदेश से स्मैक खरीद कर एनसीआर में सप्लाई करता था। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गश्त के दौरान टीम ने संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति को देखा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा, जिसके पास से स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना न्यू अशोकनगर में NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के नेटवर्क और संबंधों की जांच की जा रही है। STF और ANTF शहादरा ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 प्रमुख गिरफ्तारी की हैं। STF टीम ने ज्वालानगर में एक सफेद हुंडई वर्नाकार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है, जिसमें 2800 क्वार्टर शराब और बाकी ब्रांडों की 56 पेटियां शामिल थी। आरोपी रविंदर ने बताया कि वह लंबे समय से इस अवैध व्यापार में शामिल था और वह शराब को कम कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचता था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने अवैध शराब के व्यापार को काफी हद तक बाधित किया है। वहीं ANTF ने न्यू सीमापुरी में एक महिला तस्कर रेशमा को पकड़ा है, जिसके पास से 370 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई है। दोनों मामलों में संबंधित आरोपियों के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। इन गिरफ्तारियों ने शहादरा क्षेत्र में अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने में मदद की है। 80 साल से ज्यादा उम्र वाले और विकलांग लोगों के लिए वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म नंबर 12B भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक जारी रहेगी। इसी कड़ी में आज यमुनापार के शहादरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 19 में संवाददाता विवेक पठानिया ने फॉर्म की स्थिति का जायजा लिया, जहां चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई लिस्ट के आधार पर लाभार्थियों से उनके घर पर जाकर हस्ताक्षर कराए जा रहे थे और उन्हें घर से वोटिंग करने की अनुमति दी जा रही है। इस पहल पर लाभार्थियों ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया और कहा कि इससे चुनाव बूथ पर होने वाली कठिनाइयों में राहत मिलेगी। वहीं परिजनों ने इस मुहिम की सराहना करते हुए इसे सुविधाजनक बताया। बहुत बढ़िया लगेगा और अच्छी है। ये सब सीनियर सिटीजन को जो हेल्प दी जा रही है बहुत बढ़िया है। ये सब जानते हैं धर्म पर क्या है। आपकी उम्र कितनी होगी? 90। अच्छा लगेगा। अच्छा लगे, बहुत डालेंगे हम। वोट डालेंगे आप, घर पे ही सुविधा मिलेगी आपको, तो कैसे लगेगा? आपको पोलिंग बूथ पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर पे ही आएंगे दिलवाने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, बहुत अच्छा। जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे तो घर बैठे हो जाएंगे। चला नहीं जाता ना, नीचे उतारने में मुश्किल होती है। वैसे बहुत बढ़िया एक मुहिम चालू हुई है, जिससे ये सुविधा मिली है कि बुजुर्ग आदमी पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाता था, कई बार लाइन में लगना, धक्के खाना, तो वोट अवॉइड करता था कि हम नहीं डालेंगे। लेकिन इस सुविधा से ये फायदा है कि घर पे ही वोट डल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फायदा भी होगा। जो उनको एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, उनके सिग्नेचर करा रहे हैं, वोटिंग करा घर पे उनके पास आएंगे, उनको जाने की जरूरत नहीं है, ना लाइन में लगे नहीं होता है, ना वो
पोलिंग बूथ पे जाने की जरूरत है। इलेक्शन ऑफिस जमा होगा, इलेक्शन ऑफिस जमा होंगे। आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ऐसे कितने हो सकते हैं कि लोग यहाँ पर मिल सकते हैं? हमारे यहाँ तो 1-2 ही होंगे ज़्यादा, तो बाकी तो सब चले गए। मैं बता जी जी, जैसे मेरे पास 19 नंबर है जी जी जी, 19 में 5 आदमियों को आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक घोषणा की है, जिसमें उन्होंने फिर से पार्टी की सरकार बनने पर सभी आरडब्ल्यू को सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने के लिए फंड देने को कहा है। इसी घोषणा को लेकर जब प्रीत विहार के आरडब्ल्यू मेंबर कपिल सिंगल और सूरजमल विहार के आरडब्ल्यू मेंबर से बात की गई, तो इस घोषणा पर अपनी आपत्ति जताते हुए मेंबर्स ने इसे सिर्फ चुनावी हथियार बताया और कहा कि पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस प्रकार की कोई पहल जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही। प्रीत विहार आरडब्ल्यू मेंबर ने इस पर अपनी राय साझा करते हुए कहा कि सरकार अगर ऐसी पहल कर रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है। वहीं सूरजमल विहार के आरडब्ल्यू मेंबर ने भी इसे मात्र जुमलेबाजी करार दिया और कहा कि यह केवल वोट के लिए है। जो आरडब्ल्यू को राशि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दी जाएगी, ये तो उनकी सर जुमलेबाजी है। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना के भाई कैसे मैं दोबारा इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर आऊं और दोबारा से इस दिल्ली को लूटूं। पिछले 10 साल से वो दिल्ली को लूट ही रहे हैं, उन्होंने किया कुछ भी नहीं है। जेल के अंदर होके फिर बाहर आ गए हैं और शायद फिर जेल में जाने की तैयारी के चक्कर में लग रहे हैं। और आरडब्ल्यू को ये क्या देंगे? कुछ भी नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं आया अभी तक, इस प्रकार की कोई बात भी नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो आप उनकी केजरीवाल साहब की सारी जुमलेबाजी है। कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि वो अपने आप को जरूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे समझ रहे हैं। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा दूसरी पब्लिक को समझ रहे हैं, अपने सामने वालों को, कि ये तो अनपढ़ है। पता नहीं, ये अच्छी बात है। अब चुनाव आ गए हैं तो केजरीवाल साहब तो घोषणा करेंगे ही। अब चुनाव के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट होगी। अभी तो पीछे बड़े सारे लोगों के पेंडिंग बहुत पैसे इन्होंने गार्ड रखे थे, उन्हीं के पैसे नहीं दिए गए। ठीक है, घोषणा करने में क्या जा रहा है, चुनाव आ रहे हैं। चुनाव के टाइम तो हर कोई घोषणा तो करता ही है। वो पब्लिक को, लोगों को चुनाव के लिए, वोटर्स को ल्योर करते हैं, उनको लालच देते हैं कि भाई अभी जैसे इन्होंने ग्रंथियों को लेके और पंडितों को लेके, जबकि पिछले 5 सालों से लेके काफ़ी लोग परेशान थे, भाई आपने इमामों को दे दिया, आपने पंडितों से और इनसे ग्रंथियों से क्या दुश्मनी है। तो वोटर्स को बटोरने के लिए अब उन्होंने ग्रंथियों का, उसका भी एक जुमला कह सकते जैसे आप बता रहे हो, तो ये भी हो सकता है। जो ये बिल्कुल ढोंग है और सिर्फ, और पब्लिक को मेरी अपील है कि बिल्कुल इस ढोंगबाजी में ना आए। और जो देश की तरक्की इतनी हो रही है, इसी तरह बाकी स्टेट्स में हो रही है, जहाँ जहाँ, मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं बीजेपी का हूँ या नहीं हूँ। ये तो जो कर रही है सरकारें, अब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे पैसे मिलेंगे तो गार्ड लोगों को पैसे मिल जाएंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही है। किस तरीके से क्या, वो तो मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ तो हमें दिन भर घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन घुस रहा है कौन नहीं घुस रहा है कॉलोनी में। अब सबकी वो रक्षा करते हैं, देखते हैं। अब भाई पैसे मिल जाएंगे तो अच्छी है, नहीं मिल रही तो कोई बात ही नहीं है। फिर दिल्ली में आचार संहिता उल्लंघन के तहत एमसीडी ने यमुना पार के सीलमपुर विधानसभा, मौजपुर, बाबरपुर मेट्रो के पिलरों पर लगे अवैध पोस्टरों और होर्डिंग को हटाने का काम तेज कर दिया है। इस क्रम में एमसीडी अधिकारी ने कैमरे के सामने न आते हुए संवाददाता को जानकारी दी कि राजनीतिक दलों द्वारा मेट्रो पिलरों पर अवैध रूप से फ्लेयर और बैनर लगाए गए थे। इन पोस्टरों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वॉलंटियर क्रेन में चढ़कर बैनरों को हटा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आचार संहिता के उल्लंघन के तहत की जा रही है और एमसीडी 3 शिफ्ट में इस काम को कर रही है। गाजियाबाद शहर में जल्द ही नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी लागू की जाएगी। इस नियम के तहत पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि यह पॉलिसी जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी की शुरुआत से लागू की जा सकती है। इसी पॉलिसी पर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से राय ली तो अधिकतर बाइक सवारों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा। वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताई कि पेट्रोल पंप संचालक अपनी बिक्री कम होने के डर से इस नियम का पालन सख्ती से नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोग बिना हेलमेट पहने ही आते हैं। लेकिन अगर इस नियम का पालन सख्ती से किया गया तो सड़कों पर काफी हादसों पर रोक लग सकेगी। ठीक इसलिए है, देखो सेफ्टी है, अपनी हेलमेट पहनेंगे तो
इससे बचाव रहता है। नहीं तो छोटी सी बात है, कल को कोई भी एक्सीडेंट होता है, गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, तो हेलमेट होगा तो बचाव हो जाता है। दिल्ली में ऐसा है या नहीं, ये होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए, दिल्ली में है नहीं मेरे को अभी यूपी का तो मैंने पढ़ा था। फ़ायदा होगा, फोर्स सिक्योरिटी बढ़ेगी, लोग मानेंगे अब थोड़ा हेलमेट। ये भी हो सकता है लोग इधर आके लगा ले, बाहर लगे ना लगाए, पर ठीक है कुछ स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ये हेलमेट तो सब कुछ ज़रूरी है लगाना, मस्ट है। पेट्रोल डलवाने के 2 मिनट आदमी उतार लेता है, कोई ऐसी है नहीं आगे जाके तो लगाएंगे। अपनी जान अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, उसमें सब रखते हैं। मैंने रखा हुआ हेलमेट अभी। हाँ वो तो होने जो तो कभी हो सकता है, तो हेलमेट तो ज़रूरी है। नहीं सब लगाते हैं। 100 में आधा % तो लोग ऐसे होंगे जो नहीं लगाएंगे, बाकी सब लगाते हैं। नहीं हेलमेट तो कंपलसरी होना चाहिए, तो अपने सेफ्टी के ऊपर है, इसमें कोई कंपलसरी। जब गिरते हैं, जब जिस दिन गिर जाएगा उस दिन अकल आ जाएगी। बेनिफिट है कि इससे लोगों को पता लगेगा कि हेलमेट ज़रूरी है। और एक तो ISI मार्क का यूज़ करना चाहिए हेलमेट। एक वो होता है 70 रुपये वाला मिलता है, वो यूज़ करते हैं, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ यहाँ तो बहुत सारे विदाउट हेलमेट के लिए चालान तो होते ही हैं। हाँ चालान तो कटते हैं, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में मैं देखता हूँ बहुत सारे बिना हेलमेट के लोग चलते हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।